तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 16 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम 16 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो देखिए आज हम 16 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या करनी है, काउंट करनी है, यानी कि लैम्डा फाइंड करना है। तो देखिए लाइमन सीरीज के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया होता है 1/λ और r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होता है, जहाँ पे r आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, लैम्डा आपको फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे n जो है आपके नंबर्स है, यहाँ पे 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे 1 नहीं है क्योंकि 1 पहले काउंट हो चुका है, तो अगर आप निकालेंगे यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे तो आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और शॉर्टेस्ट निकालेंगे तो इन्फिनिटी रखेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1/λ ऐसे रखना है इक्वल टू r। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। 1.1 × 10⁻7 यहाँ पे होता है 1.1 × 10⁻7, और यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद 1/λ इक्वल टू आपको जगह 1.1 × 10⁻7 1 का स्क्वायर। देखिए 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 से 1 को मल्टीप्लाई, 4 - 1, तो लैम्डा 1/λ बराबर आपको जगह 1.1 × 10⁻7, ये हो जाएगा आपको 4 - 1/4 यानी कि 3/4। उसके बाद 1/λ इक्वल टू आपको जगह 1.1 × 10⁻7 4 - 1 3/4 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि लैम्डा बराबर आपको मिल जाएगा 4 × 1.1 × 10⁻7 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा 4.4 × 10⁻7 अपॉन 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब जब इसे आप 3 से डिवाइड करते हैं, 4.4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करके जो आ रहा है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.212 आ जाएगी इंटू 10⁻7 हो जाएगी, 3 से 4.4 को डिवाइड करके। अब देखिए यहाँ पे 10⁻7 मीटर में है। आपको क्या करें, अगर एंगस्ट्रम में चेंज करना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 10�10 लिख सकते हैं एंगस्ट्रम में चेंज करने के लिए। तो लैम्डा को स्टॉप हो जाएगा, देखिए 10 में से 3 गया, 7 गया, 3 बचा, 1.212 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे 10⁻3। अब ये प्लस वाला है तो पॉइंट कहाँ से गया, राइट साइड को, तो इनकी आपको जगह 12 हो जाएगा एंगस्ट्रम। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला है मिनिमम के लिए क्या करना है, सेम ही प्रोसेस है, बस क्या रखना आपको यहाँ पे सिर्फ इन्फिनिटी रख देना है। तो देखिए 1/λ इक्वल टू आपको जगह 1.1 × 10⁻7 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ हो जाएगा। उसके बाद 1/λ इक्वल टू 1.1 × 10⁻7, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1/∞ आपका 0 हो जाता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो आपका हो जाएगा 1/λ इक्वल टू 1.1 × 10⁻7 ही आना है, इसने भी मल्टीप्लाई करके। अब देखिए यहाँ पे हमको लैम्डा की वैल्यू ये उल्टा कर देंगे, इसका वन कुछ तो 1 मानेंगे, तो लैम्डा होगा तो 1/1.1। अब देखिए यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा, ये इस वाले को, ये भी इसके साथ नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा 10 कितना हो जाएगा आपका 10⁻7 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसे चेंज करना चाहें यहाँ पे, तो ये आपका पॉजिटिव होता है, वैसे ये वाला यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था। अगर आप इसे नीचे से भी ऊपर ले जाएंगे तभी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। देखिए ये जब आप नीचे से इसको उल्टा करेंगे तब नेगेटिव आएगा इस तरीके से। उसके बाद लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा 1/1 10⁻7। अब देखिए 1 से जब आप 1.1 को डिवाइड करते हैं तो आपका कैलकुलेशन करके जो आंसर आता है वो आता है आपका 0.90909 0.9090 आता है इंटू 10⁻7, और एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे 10⁻10 लिखेंगे। अब देखिए लैम्डा आपका जगह 0.9090 इंटू 10⁻3। अब ये देखिए पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसकेगा तो कितना जाएगा 9090 एंगस्ट्रम आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, आपको लेवल डायग्राम बनाना है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, जो आपका इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से वेव चलती है आपकी, इसको बोलते हैं आपको का जो खोल होता है इसको बोलते हैं एनवलप बोलते हैं। और जो ये आपकी वेव जा इसको मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं लो फ्रिक्वेंसी पे, और इसको हाई फ्रिक्वेंसी पे। उसके बाद देखिए आपके ये ओ से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, इसको EM बोलते हैं। और आपको क्या लिखना था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला बताना था क्या होता है EM बराबर EM/EC। अब EM का फॉर्मूला होता है EM sin ωmt, और EC का होता है EC बराबर sin ωct। आप इसे ना भी लिखे तो भी चलेगा आपका, इसको यहाँ पे लिख देना आप EM sin ωct इस तरीके से।
17 आपको इक्वेटर प्लेन पे एक पॉइंट पी दे रखा है, किसी डायपोल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए आपके पास ए बी एक डायपोल है, ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है 12, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L, तो दोनों को जोड़ोगे आप 12 मिल जाएगा। अब यहाँ से इक्वेटर प्लेन पे एक पॉइंट P है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए अब इसकी डिस्टेंस L है, ये आपने क्या माना है R माना है। अब यहाँ पे कि एक ही नीचे को दिख रहा है आपको और ये ऊपर को दिख रहा, तो इसकी वैल्यू E1 sin थीटा, इसकी E2। अब देखिए दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, मतलब अमाउंट बराबर है, बट डायरेक्शन क्या हो गई है अलग अलग। आपको पता होगा अलग अलग डायरेक्शन वाले एक दूसरे को काट देते हैं, तो ये तो हट जाएगा सीधे। अब बचा हमारे पास एक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसका कंपोनेंट, तो ये दोनों क्या होंगे एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो हम पहले E1 पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस Q के अकॉर्डिंग, फिर E2 पे निकालेंगे। तो देखिए E1 पर निकालें प्लस Q के अकॉर्डिंग, प्लस Q के लिए E1 पर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है, ये Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर R की जगह क्या हो गया है R स्क्वायर पर L स्क्वायर, इसका रीजन ये है, देखिए ये R है ये L है। अब आपने देखा होगा एक वेक्टर का ये माने एक ये माने, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो इनका क्या मिलेगा आपको मैग्नीट्यूड ये वाला मिलेगा, क्योंकि दो वेक्टर को जोड़ने वाला थर्ड यही होगा C, ठीक है। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसके बाद दूसरा अगर E2 निकाले हम माइनस Q के लिए, ये भी वही होगा सेम ही है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ये भी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि E बराबर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 प्लस E2। अब यहाँ पे E1 प्लस E2 तो लिखा है, अब मैंने पहले ही बता दिया कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी कि यहाँ पे E1 के साथ cos थीटा लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा आपका cos थीटा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा E2 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू रख दो आप सीधे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा इंटू cos थीटा लगेगा आपका यहाँ पे, फिर प्लस ये भी सेम ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए आपके इनमें से कुछ कॉमन आ रहे हैं, देखिए क्या चीज़ें कॉमन आ रही है। कॉमन अगर हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, आपका इतना फर्क कॉमन ले लें, ये पार्ट प्लस हम अगर ये पार्ट क्या ले लें कॉमन ले लें इन दोनों में, तो देखिए अगर दोनों कॉमन आ जाएंगे तो क्या होगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंदर बचेगा cos थीटा और ये cos थीटा प्लस cos थीटा बचेगा। अब देखिए यहाँ पे बाहर तो ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, cos थीटा आपका हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 cos थीटा हो जाएगा। अब आपको cos थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी, cos थीटा बराबर क्या होगा करके। अब cos थीटा अगर हम निकालें, देखिए ट्राइंगल आपके पास इस तरीके से, यहाँ पे आपका थीटा होगा और यहाँ पे भी क्या होगा आपका थीटा होगा। देखिए ये ट्राइंगल है पूरा राइट एंगल ट्राइंगल, हमें पता है कि थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और थीटा ये परपेंडिकुलर जुड़ी हुई साइड क्या होती है बेस होती है, और ये क्या होता है हाइपोटेनस होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम से देखिए हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे L और R आपको दे रखे हैं, मान लीजिए इनकी जगह R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर आप यहाँ H निकालेंगे टोटल, तो H बराबर आपका हो जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये H निकाले, लेकिन मुझे चाहिए क्या cos थीटा चाहिए। cos थीटा के लिए परपेंडिकुलर है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, cos थीटा बराबर होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास है L और हाइपोटेनस क्या आ गया इतना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि L अपॉन रूट ऑफ हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया है। अब यहाँ पे हमारा क्या था 2 cos थीटा भी था, इस तरीके से। अब Q इंटू 2L आपका होता है P डायपोल मोमेंट, P बराबर Q इंटू 2L आपका क्या होगा डायपोल मोमेंट होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, सीधे आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये रूट वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं आपका
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों सेम है, इसकी पावर आप 1 मानो, इसकी पावर 1/2 मानो। जब आप 1 + 1/2 करोगे तो 2 × 1 = 2, 3/2 जाएगा, क्योंकि 1 इसकी पावर है और 1/2 इसकी पावर है, तो 1 + 1/2 कितना जाएगा 3/2। तो इसके पूरे इन दोनों की जगह एक ही आ जाएगा और 3/2 आ जाएगा। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं इसको। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे L आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन R की वैल्यू इतनी बड़ी है। ये देखिए अगर जो चीज छोटी होती है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे L इज लेसर देन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L इज लेसर देन R देन नेग्लेक्टेड। तो L इज लेसर देन R देन इट इज नेग्लेक्टेड, तो इसको छोड़ देना आप। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 इस तरीके से। अब पावर के ऊपर पावर जब होती है तो कट जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर कितना है आपका 3/2 है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसा होता है मल्टीप्लाई, आपको पता होगा सीधे सीधे होते हैं। तो 2 से 2 कट गया, आया कितना 3 आया, इससे कैंसिल आउट। तो आपका आ जाएगा टोटल यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, टोटल ई लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए आपको लेंज का लॉ बताना है और इसे प्रूव करना है। देखिए लेंज का लॉ क्या करता है ना, जिस चीज से वो क्रिएट होता है, मान लीजिए किसी कॉइल में लेंज का लॉ अप्लाई हो रहा है तो उस कारक का विरोध करता है, मतलब उस चीज का अपोज करता है जिससे वो क्रिएट हो रहा है। देखिए इस तरीके से दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ये लॉ स्टेट करता है आपको जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की किसी कॉइल के अंदर, या कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट की सर्किट में, सच दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉज, हमेशा क्या करता है अपोज करता है उस कॉज को। यानी कि मान लीजिए अगर कोई आपके पास कॉइल है, आपने करंट इंड्यूस करी उससे पहले, तो दोबारा करंट जब इंड्यूस करेंगे तो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा इस तरीके से। या से दैट द चेंज ड्यू टू विच इट इज रिड्यूस, या उस कॉज का विरोध करता है जिससे क्रिएट होता है। तो देखिए आपको प्रूव करना है E = -d∅dt होता है करके। अब मान लीजिए हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और यहाँ पे एक रॉड हमने डाल रखी है PQ इस तरीके से, ये पॉजिटिव है आपका, नेगेटिव हो सकता है। देखिए इस तरीके से है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी चीज को रखा जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आपको भी पता है। तो देखिए इसके लिए जो होगा F' मान लिया मैंने फोर्स, क्या मान लिया F', होता है ILB मान लिया मैंने, ILB मान के लिया होता है। अब ILB sin थीटा होता है, पर ये परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो छोड़ देंगे, यानी कि फॉर्मूला आपका इतना ही बनेगा ILB। अब मैं इसको F' की जगह लिख देता हूँ, F' की जगह F बराबर हो जाएगा एक F' इक्वल टू -ILB। अब F' की जगह मैंने -ILB इसलिए लिखा, देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, फोर्स आपका लग रहा है इस साइड को, देखिए फोर्स आपका इस साइड को लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, फोर्स इस साइड को लग रहा है और मैं खिसका कहाँ रहा हूँ इस साइड को। तो जब आप इसको इस तरह को खिसकाएंगे और फोर्स यहाँ को लगेगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम इसको यहाँ से यहाँ खिसका रहे हैं तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा W। वर्क बराबर आपको पता होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 11th क्लास पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे फोर्स की जगह हम तो ये पुट कर सकते हैं TW इक्वल्स टू फोर्स की जगह मेरा -ILB हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा x इस तरीके से। अब डेल्टा x का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा x बराबर होता है V इंटू डेल्टा टी, V इंटू डेल्टा डी। अब V अगर निकालेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास 9th क्लास, V बराबर होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि वेलोसिटी बराबर होता है आपका, वैसे फॉर्मूला अगर वेलोसिटी के टर्म में देखें इसको, वैसे रखना तो नहीं चाहिए यहाँ पे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, वेलोसिटी नहीं कहेंगे आप यहाँ पे, तो ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी होता है। अगर आप डेल्टा x निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा x डिस्टेंस क्या हो रही है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ये फॉर्मूला लगता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डेल्टा x का V इंटू डेल्टा टी पुट करेंगे, तो देखिए -ILB इंटू डेल्टा एक्स की जगह आप आ जाएगा यहाँ पे आपका V इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, V इंटू डेल्टा टी आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे I की जगह में डेल्टा I बराबर, देखिए I की जगह आपको फॉर्मूला पता होगा, एक होता है Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है। अगर I निकालूंगा तो आपको जगह Q अपॉन T हो जाएगा, I बराबर, तो इसी जगह Q अपॉन T लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ आराम से। तो डेल्टा W इक्वल टू आपको हो जाएगा -I की जगह ही रखना आपने, वैसे Q अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं, इंटू डेल्टा x V इंटू आपको हो जाएगा डेल्टा T हो जाएगा। इससे
ये कैंसिल हो जाएगा, अभी एल बी भी आ गया इस तरफ पे, एल इंटू बी, ये कैंसिल आउट हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे क्यू को हम इसके अपॉन में ले आते हैं, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा इस तरीके से, इक्वल टू एल बी इंटू वी, यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा। अब डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू आपका क्या होता है, वी होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, वी होता है। तो वी बराबर आपका हो जाएगा माइनस आई, इसको डेल्टा वी लिखें अगर आप, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए, आई एल वी इंटू एल बी वी, इस तरीके से। अब देखिए वी को आपने पता होगा, वी को हम ई कंसिडर करते हैं किसके लिए, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए। वी बराबर क्या लिखेंगे आप, ई लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपका इसकी जगह पे रख देता हूँ, वी की जगह ई लिख देता हूँ। तो इस वी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं आराम से। तो ई बराबर आपका हो जाएगा माइनस वी वी एल होता है, वी वी एल। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स चेंज होता है तो हमें फॉर्मूला पता है, फाई बी बराबर होता है आपका बी ए कॉस थीटा होता है। अब इसका हर पॉइंट पे कॉस थीटा 0 होगा तो छोड़ देंगे हम, कॉस थीटा 0 की वैल्यू वन तो बी ए होगा। अब देखिए यहाँ पे ए के लिए फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे फाई बी लिख दो इसको, फाई बी बराबर आपका हो जाएगा बी सेम रहेगा। अब देखिए ए की जगह ए बराबर क्या होता है, ए एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आप इसकी ले लेंथ इंटू ब्रेथ ले लें तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, एल इंटू बी को लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर लेंथ और ब्रेथ ले लें इसकी तो आपको मिल जाएगा एल इंटू डेल्टा एक्स। पर लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि हम लेंथ इंटू ब्रेथ तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ और इसमें जो चेंज आ रखा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, एल इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ पे ए की जगह एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है। अब बी की जगह डिस्प्लेस हुआ तो डेल्टा एक्स एल एल रहा, तो देखिए बी एल डेल्टा एक्स इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहीं पे कहीं पे लिखा था मैंने, डेल्टा एक्स बराबर होता है आपका v इंटू डेल्टा टी। इसके जगह हम v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, यहाँ पे v इंटू डेल्टा टी पुट कर सकते हैं इसकी जगह। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाई b बराबर हमारा हो जाएगा b इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स, एल इंटू डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, v इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखिए v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपके पास e है, v की वैल्यू कितनी है, e, और ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो फाई बी बराबर आपका हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा टी। अब आपको निकालना क्या है, इसको अपॉन में ले जाना है इसके इंटू करके। तो अगर अपॉन में ले जाते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, तो आपका हो जाएगा फाई बी बराबर फाई बी या फाई लिखेंगे इसको आप, डेल्टा टी हो जाएगा इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा। अब एन से नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे तो एन आपका इस तरीके से हो जाएगा, और ई हटा दें यहाँ से आप, तो आपका हो जाएगा माइनस एन डी फाई। आप इसको डी फाई लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डेल्टा, या डी टी लिख सकते हैं इसको, डी फाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं भाई। अगर डेल्टा टी के टर्म में तो यहाँ पे डी टी लिख सकते हैं, ई बराबर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आपको पूछा गया है कि कोहेरेंट सोर्सेज किसे कहते हैं, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल दिया गया है। देखिए दो सोर्सेज को आप कोहेरेंट तब कह सकते हो जब उनसे निकलने वाली वेव का सेम फ्रिक्वेंसी हो, सेम वेव हो, सेम फेज हो। इस तरीके से देखिए, द टू सोर्सेज आर said to be coherent sources if they produce two waves having the same frequency, same waveform and constant phase different between them which does not change with time। जो टाइम के साथ भी क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता। उसके बाद आपको देखिए बीटा निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, और आपको सारी चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में। लैम्डा दे रखा है, एंगस्ट्रम पे आपको मीटर में चेंज करना है, उसके बाद डी दे रखा है, उसके बाद ये वाला डी दे रखा है। ये होते हैं आपके, ये थे ये पर्दे के बीच की डिस्टेंस होती है, यहाँ से जो कर्टेन लगा होता है, और फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस होती है। फॉर्मूला लगा रखा है देखिए, बी बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, इसे सॉल्व करना है आपने। देखिए अब डी की वैल्यू हमारे पास 1 है, इंटू लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, अपॉन आपका हो जाएगा स्मॉल डी की वैल्यू है आपके पास 5 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। अब देखिए 6/5 हो जाएगा सीधे, 6/5 इंटू 10⁻⁷, ये -4 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा +4, यानी कि आपको मिल जाएगा 10⁻³ मिल जाएगा। अब 6/5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर जो कैलकुलेट करके आएगा, नॉर्मली है तो इसका आंसर आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर पे। ये आपका आंसर हो गया बीटा की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22। आपको बोला गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर होती है, मान लीजिए आपने क्या करा है, दो ऑब्जेक्ट पास रखे हुए हैं। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट पास रखे हैं, उनकी इमेज
वो स्पष्ट दिखाई दे उस माइक्रोस्कोप से। जब हम दो ऑब्जेक्ट को पास पास रखते हैं, बहुत क्लोज हैं, तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें उनकी इमेज क्या दिखेगी, बहुत ही साफ दिखेगी और स्पष्ट दिखेगी। इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। अब आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, हाउ इट विल अफेक्ट अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज डिक्रीज। अगर जो वेवलेंथ है लाइट की, मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखे हैं, इन पर लाइट पड़ेगी, तो जो वेवलेंथ होगी लाइट की अगर डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा। देखिए डिक्रीज होगी वो भी हमें कम दिखेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमें क्या दिखेगा, कम दिखेगा। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला इसकी वजह से क्या दिखेगा, हमें यहाँ पे इंक्रीज होगा। उसके बाद दूसरा आपके पास डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिक्रीज। अगर जो डायमीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस का, जो ऑब्जेक्ट के सामने लगा होता है, अगर आप उसका डायमीटर क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा, अगर आप डिक्रीज कर देंगे तो ये इंक्रीज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट में इंक्रीजिंग दिखेगा, और बाद में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है और उसके लॉज बताने हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, देखिए सबसे पहले मेनली जब आप हाई अमाउंट की एनर्जी किसी मेटल के सरफेस पे डालते हैं, इन्हें फोटोन भी कहा जाता है, तो उसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं, और उसी एनर्जी, जो एनर्जी आपकी मेटल के अंदर जा रही है इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो एनर्जी एक फोटोन है, और वो फोटोन क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देता है और अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर लेता है। और दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है उसकी कुछ एनर्जी को बाहर निकालने में और कुछ एनर्जी से काइनेटिक मोशन कराने में यूज हो जाती है। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब इसके कुछ लॉज हैं जो हमने लिखे हैं, पहले देख लीजिए आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना विच इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये रेडिएशन होता है, इज मेड ऑफ सीरीज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन्स, जिसमें सीरीज ऑफ पार्टिकल जिन्हें हम फोटोन्स कहते हैं, एनर्जी से फोटोन्स निकल रहे हैं। और व्हेन ए फोटोन हिट्स एन इलेक्ट्रॉन ऑन ए मेटल सरफेस, जब कोई फोटोन मतलब जो एनर्जी आ रही है वो क्या हिट करती है मेटल के सरफेस पे किसी इलेक्ट्रॉन को, द इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। और तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिटेड हो जाता है, और उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब उसके कुछ लॉज हैं, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंस प्रोसेस है, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जो लाइट आ रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इंडिपेंडेंट होगा फ्रीक्वेंसी के, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये भी डिपेंड करती है, और फिर इंडिपेंडेंट है इसकी इंटेंसिटी के। उसके बाद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आपके, अगर बिलो द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर मान लीजिए आपने लाइट डाली है, मतलब कि जो एनर्जी आपने उसके मेटल के सरफेस डाल रहे हैं वो बिलो है सर्टेन, जितनी उसको जरूरत है निकलने की उससे कम है, और उसमें क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है बाहर, तो उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया हुआ है, अ रेडियोएक्टिव मटेरियल रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ 500 ईयर्स। आपको टी दे रखा है 500 ईयर्स में अपनी वैल्यू का कितना रह जाता है, 1/16 रह जाता है, ठीक है। तो आपको टी हाफ निकालना है, पे हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल निकालना है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कुछ नहीं करना, आपको दो चीज़ें दे रखी है, टी दे रखा है, 1/6 दे रखा है। तो इसके लिए फॉर्मूला n बराबर n नॉट 1/2 की होल पावर n होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए n की वैल्यू आपको पता है, n नॉट अपॉन 16 1/16 रह जाता है, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं n नॉट अपॉन 16 रख सकते हैं इक्वल टू n नॉट, और यहाँ पे 1/2 की होल पावर n हो जाएगा। इस n नॉट से ये कैंसिल, 1/16 इक्वल टू 1/2 की होल पावर n हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए 1/16 ऐसे रहा, इक्वल टू 1 की पावर n का मतलब 1 की पावर 1 ही होता है, और 2 की पावर n हो जाएगा। अब इसे उल्टा कर देंगे अगर आप, तो देखिए यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो 2 की पावर n बराबर 16 हो जाएगा। अब 2 की पावर n, अब आपको ये पता करना है कि 16 2 की पावर में कहाँ होता है, ये होता है 4 टाइम। जब आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिल जाता है, 16 मिल जाएगा, ऐसे 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 16, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हुए, तो n बराबर कितना मिल गया आपको 4। अब देखिए n बराबर आपको 4 मिल गया, तो आपको टी हाफ काउंट करना है, टी हाफ आपको दिया है टी बराबर इतना, तो टी हाफ के लिए क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड कर दीजिए 500 से 4 को डिवाइड, तो आपका आंसर हो जाएगा 125 ईयर्स।